of what to eat and what not to eat in अन्नवह स्रोतस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये जब हम बात करते हैं पथ्य की, और जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है, ओपीडी में आता है किसी भी पेट से रिलेटेड तकलीफ को लेकर, या इन शॉर्ट किसी भी रिलेटेड तकलीफ को लेकर, तो पेशेंट हमेशा जाते टाइम एक क्वेश्चन जरूर पूछता है डॉक्टर को कि डॉक्टर मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और ये बहुत खंत की बात है कि हमारे ना कुछ चीजें हमारे मुंह में फिक्स रहती है जो हम पेशेंट को बोलते हैं, और पेशेंट को कहते हैं कि हाँ ये खट्टा, ठंडा, बासी, दही, बेकरी के प्रोडक्ट्स मत खाना, हरी मिर्ची मत खाना, तला हुआ, तेलकट, तुपकट जैसे मराठी में बोलते हैं, ऐसे मत खाना, और जितना हो सके बाहर का खाना भी अवॉइड कीजिए और आपका ये ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें अवस्थानुरूप चिकित्सा का बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए यह शास्त्र शाश्वत भी है। इसीलिए यह शास्त्र कोई टेलर मेड पैकेज की तरह नहीं है कि पेशेंट आया, उसको फीवर था, ज्वर था, जिसमें हमने त्रिभुवन कीर्ति रस दी, जिसमें हमने पारिजातक कषाय का वापर किया, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के कषाय को यूज करके एक फिक्स प्रोटोकॉल के रूप में हमने पेशेंट को दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे मॉडर्न साइंस में होता है कि देयर इज अ सिंपल सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू डिसीजेस which are diagnosed on clinically as well as on the reports, the diagnostic methods, and there is a fixed protocol which is followed. आयुर्वेद शास्त्र में अलग अलग चीजों का संगठन अलग अलग तरीके से दिया गया है, इसीलिए कोई भी खाद्य पदार्थ पेशेंट को एडवाइस करते समय उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक, इस सब का विचार करने के बाद हमको पेशेंट को जिस स्रोतस दुष्टि के कारण विकार निर्माण हुआ है उस स्रोतो दुष्टि को कम करने हेतु यह स्पेसिफिक पथ्य कहना चाहिए और अपथ्य से बचने को भी कहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी भी स्रोतस दुष्टि की ओर देखते हैं और जब हमारे मेडिसिन खत्म होने के बाद पथ्य लिखने की बारी आती है, तो हमारे शास्त्र में स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो बृहत्रयु को छोड़कर भी योग रत्नाकर है और भैषज रत्नावली है। योग रत्नाकर की तो वैशिष्ट्य यह है कि हर डिसीज के बाद उसका पथ्य और अपथ्य का बड़ा बड़ा श्लोक है, जिसमें कई सारी चीजें हैं जो हमारे जो वर्ग है, आहार वर्ग है, जो 13 आहार वर्ग कहे गए हैं, शमी धान्य, शिंबी धान्य, हरित वर्ग, शाक वर्ग, दुग्ध वर्ग, दधि वर्ग, गोरस वर्ग, कृतान्न वर्ग, आहार योगी वर्ग, ऐसे अलग जो 13 प्रकार के वर्ग चरक में कहे गए हैं, उन वर्गों को देखकर उसमें से थोड़ी थोड़ी चीजों को उठाकर हर डिसीज के बाद उसका पथ्य और अपथ्य कहा गया है। योग रत्नाकर, वैशज्य रत्नावली ये बहुत ज्यादा हम पढ़ते नहीं, या जब भी हमारा एकेडमिक करिकुलम चालू रहता है तब ये थोड़े से ग्रंथ निग्लेक्टेड रहते हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे और ये पथ्य अपथ्यों का अगर आप विचार करें तो बहुत अच्छा फायदा आपको होते हुए दिखता है। बहुत अच्छी नॉलेज हम अपने पेशेंट्स को जरूर शेयर कर सकते हैं, जिसके कारण वह ये पथ्य और अपथ्य का अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं। क्या यह सही है जो आप आपके स्लाइड के कंप्यूटर के स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो? क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। जिस प्रकार झुका हुआ आदि मानव थोड़े थोड़े इवोल्यूशन के सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जैसे जैसे आगे बढ़ा, धीरे धीरे यही पथ्य अपथ्य करके विकारों से ग्रस्त होकर वह आज वापिस उसी
झुके हुए स्टेज तक आकर पहुंच गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ इन पथ्य और अपथ्यों के कारण ही है। इवोल्यूशन हमारी हर चीज में हुई। देयर वर स्पेसिफिक attributes towards human life where the disease protocols changed according to the lifestyle। हम हमेशा कहते हैं कि यह वेस्टर्नाइजेशन के कारण हुआ, यह मॉडर्नाइजेशन के कारण हुआ, आपने वेस्टर्न लाइफस्टाइल यूज की, इसके वजह से ऐसे हुआ। लेकिन क्या ये सही है? हर बार वेस्टर्न कंट्रीज को हम दोष देते हैं और हम हमारे पास जो सामग्री है, हमारे पास जो रचाया हुआ आयुर्वेद की प्लेट है, जिसमें हम षड्रस युक्त आहार देने की कोशिश आयुर्वेद ने जैसे बताई है, वो क्या हम करते हैं? जिसका जवाब अगर हम अपने आप को पूछेंगे तो वो नहीं ऐसे आएगा, क्योंकि हम खुद भी वह षड्रसात्मक आहार लेते हैं कि नहीं, यह भी डाउटफुल रहता है। जो पथ्य हम पेशेंट को बोलते हैं वो बहुत बार हम भी नहीं लेते, हम भी कितनी बार अपथ्य करते हैं। और इवोल्यूशन के फेज में जैसे जैसे अग्नि, जो कि इस पूरे संसार की बैकबोन है, जिसके ऊपर यह पचन क्रिया का पूरा संबंध आता है, और जो भी आहार हम पेट में डालते हैं वह अग्नि इसको पचाती है। यह अग्नि को संरक्षित करने के लिए कुछ रूल्स आयुर्वेद में कहे गए थे, जिसको आहार विधि विशेषायतन कहते हैं, जिसको न फॉलो करने के कारण ही यह इवोल्यूशन वापिस एक बार एक स्पीड ब्रेकर की तरह एक तरीके से चढ़ के ऊपर आके वापिस नीचे की ओर जा रहा हुआ दिखता है। तो इस अग्नि का संरक्षण हमें करना है। आज के टॉपिक में अन्नवः स्रोतस्, क्योंकि यह टॉपिक है, अन्नवः स्रोतस्, ये मुंह से जब भी निवाला हम डालते हैं, इट एंटर्स द बोलस, एंटर्स द फूड बोलस, एंटर्स आवर माउथ, दैट वेरी मूवमेंट all the enzymatic reactions start in our body. GI tract is considered to be from the starting of the mouth to the tip or the anal verge, that it is that very big structure, and जहां जहां पे वायुओं का संबंध इसमें आता है, प्राण वायु हुआ, समान वायु हुआ, अपान वायु हुआ, इन सभी चीजों का इस अन्नवः स्रोतस् में बहुत प्रमुख कार्य है। जो भी चीज हम शरीर में डालेंगे खाने हेतु, वह चीज ही अंदर जाके एक तो शरीर का पोषण करेगी या शरीर का ह्रास करेगी, दोष साम्य प्रस्थापित करेगी या दोष वैषम्य तैयार करेगी, विकारों का शमन करेगी या विकारों का घटन करेगी। इसीलिए आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नय प्राणाश्च योक्ता देहाग्नि हेतु कहा। यह सभी चीजें आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय, प्रभा, ओज, तेज, यह सब प्राण, यह सभी देहाग्नि के हेतु स्वरूप है। इसलिए इस अग्नि को अगर हमें बचाना है, इस अग्नि को मंदाग्नि नहीं होने देना है, इस अग्नि को समान रखना है, तो कुछ चीजों का सेवन हमें परहेज के रूप में टालना चाहिए और कुछ चीजों का सेवन नित्य आहार के रूप में हमें लेना चाहिए। सुश्रुत संहिता में सलिल, घृत, दुग्ध, ओदन, यह आजन्म सात्म्य कहा गया है। सलिल यानी पानी, घृत यानी घी, सलिल, घृत, दुग्ध यानी मिल्क या गाय का दूध, ऐसे ही नहीं बाकी भी दूध के प्रकार है, लेकिन गाय का दूध यहाँ पे सात्म्य, आजन्म सात्म्य कहा गया है। और ओदन मतलब भात के अलग अलग विचारणाएं, प्रकार, ओलिएटिंग मेथड्स, ये सभी चीजें हमारे शरीर को आजन्म सात्म्य होती है। इन चीजों का सेवन अगर हम बराबर मात्रा में करेंगे तो अन्नवः स्रोतस् के दुष्टि के जो जो कारण है वह वहीं पे रुक जाएंगे, निदान परिवर्जन होगा और उस निदान परिवर्जन के कारण वश फिर विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी।
शान्तेग्नौ म्रियते युक्ते चिरं जीवत्यनामयः रोगी स्यात् विकृते मूलम अग्नि तस्मिन् निरुच्यते। इस जठर अग्नि का अगर ह्रास हो गया तो मृत्यु तक की संभावना यहाँ हो सकती है। तो इस अग्नि को बचाने के लिए यह पथ्यापथ्य कहा गया है। अभी अगर आप देखेंगे तो हर एज ग्रुप में ना कि सिर्फ ये 40 के ऊपर के लोगों का सिंड्रोम है, बट मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज नाउ सीन नॉट ओनली इन जुवेनाइल केसेस ड्यू टू बीज दोष, बट ऑल्सो इन मिडल एज ग्रुप and specifically in elderly people as well. Metabolic syndrome includes lifestyle disorders like diabetes, lifestyle disorders like cardiogenic disorders, lifestyle disorders like kidney function hampering या CKD के बहुत सारे केसेस आज तो 26 साल की उम्र में भी स्टार्ट हो गए हैं। Why is this metabolic disorder increasing? It is due to the change of your ईटिंग क्लॉक। हमारा जो डायरनल एंड नॉक्टर्नल ईटिंग का क्लॉक है, सुबह ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत से लेके रात्रि जागरण न करने तक जो हमारा क्लॉक चलता है और जिसमें स्पेसिफिक फूड हमें स्पेसिफिक टाइमिंग में खानी है, स्पेसिफिक पेय पदार्थों का सेवन हमें करना है, अगर ये टाइमली क्लॉक हम अगर फॉलो नहीं करते तो रोग संकर तैयार हो जाता है। रोग संकर यानी एक रोग से लेके दूसरे रोग। अगर आप संहिताओं में देखेंगे तो अजीर्ण अत्यंबुपान का अगर श्लोक आप देखेंगे तो अत्यंबुपान से अजीर्ण, अजीर्ण से ज्वर, ज्वर से रिलेटेड सभी डिसीजेस का निर्माण होना चालू हो जाता है। इसीलिए ओबेसिटी, एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स लाइक पाइल्स फिशर फिस्टुला, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, many of these skin disorders like psoriasis, eczema, शीतपित्त, allergic reactions, ऐसे रोगों का संकर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही नहीं, लेकिन बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को बढ़ाने के लिए भी यही पथ्य और अपथ्य कारणीभूत होते हैं। So metabolic disorders is a result of nothing but untimely eating habits. टाइमली अगर ईटिंग हैबिट्स है तो भी द प्रोडक्ट्स दैट यू आर ईटिंग आर नॉट गुड और नॉट प्रॉपर और नॉट इन द स्पेसिफिक अमाउंट एज मेंशन्ड इन आवर शास्त्रस। वेस्टर्न लाइफस्टाइल अगर बीच में अगर आप देखोगे तो ये इंडियन जो प्लेट है जिसमें षड्रसात्मक आहार है और उसको छोड़ के हम अनटाइमली बाकी डाइट फॉलो करते हैं, इसी का कारण मेटाबॉलिक ये जो डिसीजेस है वो बढ़ते हैं। देयर इज वन मोर चेंज व्हेन इट कम्स टू स्रोतस दृष्टि, दैट इज संस्कारो ही गुणांतराधानम। ये भी अलग अलग चीजों के आज चेंज हो गया है। आज रात को क्लिनिक से घर जाने के बाद 10:30-11 बजे जब मुझे खाना खाना होता है और मुझे बहुत भूख लगी होती है तो मैं अपने माइक्रोवेबल क्रूसिबल में मेरी शाक उसमें रख देता हूँ, ओवन में 30 सेकेंड्स के लिए गर्म करता हूँ और बाहर निकाल के वह इतना गर्म कितना अच्छा खाना है ये समझ के हम सभी घरों में खाते हैं। तो दैट इज वेरी रॉन्ग। द प्रोसेसेस ऑफ फूड मेकिंग हैव चेंज्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड हेंस देयर हैज बीन परिवर्तन इन मेनी ऑफ द एक्चुअली गुड ईटेबल प्रोडक्ट्स एज वेल। मतलब जो पथ्य भी है, जैसे मैंने अभी कहा सलिल घृत दुग्धोदन, ये अजन्मसात में है, इनमें भी रूपांतरण आना चालू हो जाता है। बहुत ज्यादा तला हुआ ही नहीं, बहुत ज्यादा बासी खाना, डबल प्रोसेस्ड फूड। फॉर एग्जांपल जैसे अन्नवाह स्रोतस में स्पेसिफिक अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री लोगे तो डबल प्रोसेस्ड फूड यानी अगर वड़ा पाव में का वड़ा खाने की अगर पेशेंट को आदत है जिसमें हम सब्जी पहले पकाते हैं और वापस उस सब्जी को रोल करके तलते हैं, ऐसे डबल प्रोसेस्ड फूड जैसे महाराष्ट्रियंस में पूरन पोली बढ़ती है, उस पूरन को पहले पकाते हैं और बाद में अगर वह पोली के रूप में हम उसको रोस्ट करते हैं तो यह प्रोसेस डबल हो जाती है, वह खाना गुरु हो जाता है और यह गुरु खाना अन्नवाह स्रोतस में जाके यह स्रोतोदुष्टि को
प्रवृत्त करता है। इतना ही नहीं, सादी चीज अगर आप, जैसे हमने बोला, वेस्टर्न लाइफस्टाइल यूज करते हो, तो एक लाइफस्टाइल उनकी जरूर अच्छी है जो हम यहाँ फॉलो नहीं करते। हम घर पे सभी लोग सुबह पहले उठकर जो पेय पदार्थ पीते हैं वो है चाय या कॉफी। चाय या कॉफी बनते समय हमेशा हम शक्कर, पाउडर, पानी यह एक साथ मिलाकर उबालते हैं, बाद में उसमें दूध डालते हैं और बाद में हम उसको छानकर पीते हैं। दिस इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड, क्योंकि इससे शरीर में एक स्कंद नाम का भाव बढ़ता है, जिससे आपके खून को थोड़ा सा चिपचिपापन आता है, और इस स्कंदता के बढ़ने के कारण बहुत सारे अन्नव स्रोत दुष्टि जन्य हेतु घटते हैं। संधियों में यह स्कंदता जाकर संधिवात को निर्माण करता है। इसीलिए द राइट मेथड इज, आप चाय बनाओ पहले, उसके ऊपर से जब भी आप शुगर क्यूब डालते हैं और फिर उसको घोल के तुरंत लेते हैं, तो उस शुगर के ऊपर संस्कार अलग होता है और वह पचने में थोड़ा हल्का बन सकता है। इसीलिए संस्कार यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कच्चा, बासी, रीप्रोसेस्ड यह खाना टलना चाहिए। There is a table in front of you, and if you see what a doctor advises, what a marketing person advises, and what a dancer or an actual athlete is told to eat, अगर आप एक स्पेसिफिक डाइटिशियन के पास जाकर आपका डाइट लेके आएंगे, मैं मॉडर्न जो डाइटिशियन रहते हैं उनके पास अगर आप देखे आएंगे और आयुर्वेद की अगर आप पद्धति को कंपेयर करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क आपको दिखाई देगा। See what the doctor has advised in the breakfast: milk 150 ml with sprouted beans 20 grams, lunch में चपाती है, green leafy vegetables है, दाल है। On the other hand, the marketing person will tell you to eat a namkeen plate, a salad, a sweet which is very heavy to digest at the lunch time. Same way, the quantity will be increased when there is an athlete or where there is a weight bearing exercise trainer who will have to eat more. In the evening snack also, where a buttermilk or a roasted chana is advised by a doctor, marketing person will try to give you a high herbal tea and with a potato patty or even a butter sandwich or even a slice of paneer to eat with it. This is the difference where you have to consult a proper doctor, और आयुर्वेद में यह चीजें बहुत अच्छी तरीके से कही गई है कि खाने के रूप में हमको क्या खाना है। A proper meal should be the one mentioned by the doctor in the first table, not by the marketing person or the dancer, or to an extent the athlete, where he has to curb a lot of amount of food so as to beef up to get a strenuous exercise done. The normal calorie intake in an adult man and adult woman is as follows: cereals is 460. It depends on what work you do. इसीलिए पथ्य बोलते टाइम भी अगर पेशेंट किसी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है जो एसी के ऑफिस में बैठता है, या आईटी कंपनी में काम करने वाला आदमी है जो एसी में बैठकर कंप्यूटर वर्क कंटिन्यूस 12 से 14 घंटा कर रहा है, उसको अगर आप पीछे का डाइट दोगे तो वो उसके लिए पथ्यकर नहीं होगा, वो कितना भी पथ्य आयुर्वेद में कहा गया हो तो भी। So the calorie requirement of every person will differ according to his work profession, according to उसका सत्व, according to उसका बल, and according to the products that we are suggesting for him to eat. तो ऐसे ये स्पेसिफिक कैलोरी रिक्वायरमेंट रहती है एडल्ट मेन, एडल्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन दी स्पेसिफिक एज ग्रुप्स एज मेंशन्ड इन दी सीइंग टेबल। Now we come to our school where our training is done, जहां पे प्रकृति, करण, संयोग, देश, काल, उपयोगिता, उपयोग संस्था, यह सभी आहार, अष्ट आहार विधि विशेषायतन कहे गए हैं, और जिसमें यह षड रसात्मक आहार कहा गया है। किसी भी शादी में अगर आप आज जाओगे और अगर उसमें ऑर्थोडॉक्स ईटिंग पद्धति को देखोगे तो बाजू में नमक होता है, अचार होता है, पापड़ होता है, दाल होती है, चावल होता है, रोटी होता है,
इन सब की संरचना इसी के कारण की गई है, क्योंकि इसमें एक एक इस षडरसों में से एक एक रस उत्पन्न है या दिया गया है। वह अम्ल रस भी होगा, वह नींबू का छोटा सा पिकल भी होगा, लेकिन वह रस उतनी ही मात्रा में आपके शरीर में जाएगा तो लाभदायक है। वह नमक उतनी ही मात्रा में आपको उस प्लेट में मिलेगा जो लाभदायक है। Hence, we should go back to the school of Ayurveda for this षडरसात्मक आहार कल्पना। अब दुष्टि कारण क्या है? अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुण्यात् पावकस्य च। योग्य वेळी न जेवणे मतलब बराबर टाइम पे नहीं खाना। अति मात्रा में मतलब एक बार खाना पचने के बाद अगर आप वापिस खाना खाते हैं, जिसे अध्यशन कहते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद बहुत से लोगों को फ्रूट्स खाने की आदत होती है, बहुत से लोगों को ग्राउंडनट की चिक्की खाने की आदत होती है, बहुत से लोगों को 4 बजे ही भूख लग जाती है, जिसमें वो डाइट चिवड़ा पथ्य के रूप में खा लेता है। यह सभी चीजें बार बार खाने से, टाइम पे ना खाने से, विषम आहार खाने से मतलब एक ही बार में संगठित आहार नहीं खाने से भी यह अन्नवाह स्रोतस की दृष्टि को बढ़ाता है। अत्यंबुपान ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पथ्य सजेस्ट कर रहे हो पेशेंट को और पेशेंट को पित्त प्रकृति है, पित्तजन्य अन्नवाह स्रोतस दृष्टि के लक्षण आपको दिखते हैं, तो पेशेंट हमेशा आपको एक स्पेसिफिक हिस्ट्री देगा कि मुझे सुबह खाली पेट पानी पीने की आदत है डॉक्टर, जो बिल्कुल भी सही है। अगर आप वह उषप पान के रूप में ब्रह्म मुहूर्त में मतलब सुबह 4 बजे से लेके सूर्योदय के पहले तक अगर आप उषप पान करते हैं तो वह शरीर के लिए लाभदायक है। आजकल 6 साढ़े 6 को उठने के बाद ग्रीन टी, गर्म पानी में नींबू, शहद ऐसे अलग अलग पदार्थ मिलके हमारे पेट के लिए लाभदायक है, वेट को कम करेगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कम करेगा के रूप में कहे गए हैं और पिया जाता है। यही अगर अलग स्वरूप से सिद्ध जल के रूप में, जैसे मुस्ता सिद्धि जल है, जैसे शतावरी सिद्ध जल है, जैसे शुंठी सिद्ध जल है, अगर यह सिद्ध जल के रूप में दिया जाएगा तो यह लाभदायक हो सकता है। अति व्यायाम, शल्याघात, चिंता, शोक, अति प्रवाहन, वातमूत्र मल का धारण, यह एक इंपॉर्टेंट कॉज भी है सोशल प्लेसेस में, क्योंकि वातमूत्र मल का धारण होता है, इसके वजह से भी दोषों का संकर बढ़ता है, दोष दृष्टि बढ़ती है और अन्नवाह स्रोत दृष्टि को यह बढ़ाता है। चिंता, शोक जो आज के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का महत्वपूर्ण कारण है, इसके वजह से भी स्रोत दृष्टि बढ़ती है। अनन्नाभिलषणम अरोचक अविपाक छर्दीम च दृष्ट्वा अन्नवाहिनी स्रोतांसी प्रदुष्टानिति विद्यात्। भूख न लगना, दुर्गंधित मल प्रवृत्ति, अल्प निद्रा, मल प्रवृत्ति का न होना, प्रवाहन प्रवृत्ति का बढ़ना, बहुत ज्यादा शौच के तमे जोर देने को लगना, करपट डकार आना, पेट फूलना, अधोदर गुरुता, बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद पेट फूला फूला सा रहना, टाइट लगना, टट्टी डकारे आना, दुर्गंधित अपान का बार बार बाहर आना, यह सभी चीजें अन्नवाह स्रोत दृष्टि के लक्षण कहे गए हैं। अगर ये चीजें आपको है तो दवाई के साथ स्पेसिफिक खाने की पदार्थ कुछ रॉन्ग हो रहे हैं क्या, ये देखना भी बहुत ज्यादा। चिकित्सा क्या है? हेलो, आमम जयत लंघन उष्णपेया लघ्वन्न वृक्षोदन तिक्त युषैः निरूहणैः स्वेदन पाचनैश्च संशोधनैः हेलो, everyone's mic is open I think. अन्नवाह स्रोतस की चिकित्सा में अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो पथ्यापथ्य का महत्व उसके श्लोक में ही कहा गया है। लंघन जो कि कुछ पथ्य के हम आहार दे सकते हैं, लघु आहार दे सकते हैं, उससे भी हो सकता है। उष्ण पेया अलग अलग जूस
जो हम पेशेंट को बना के देते हैं, जैसे फर्स्ट लेक्चर में संसर्जन क्रम में अमित सर ने आपको बताया होगा कि पेया, मंड, विलेपी इसको किस प्रकार कहा गया है, किस प्रकार को हमको लेने की अनुमति दी गई है शोधन होने के पश्चात। यह भी हम एक पथ्यापथ्य के रूप में यूज कर सकते हैं। लघु अन्न है, वृक्षोदन है, तिक्त युषय है, अलग अलग तिक्त द्रव्यों से सिद्ध युष हम बहुत सारे अन्न व स्रोत दृष्टि के विकारों में हम देते हैं, जिससे भी फायदा होता है। स्वेदन, पाचन, संशोधन और ऊर्ध्वम अधशोधन, इससे बहुत सारा लाभ पेशेंट को होता है। मात्राशी स्यात्, आहार मात्रा पुनर्गनि बलापेक्षणी, जैसे मैंने वो चार्ट बताया जिसमें सीरियल्स का, पल्सेस की, नमक का, पानी का, हर चीज का जैसे रिक्वायरमेंट होता है, ऐसे ही आयुर्वेद शास्त्र में मात्राशी स्यात् मतलब आहार मात्रा को हर एक पेशेंट के जरण शक्ति के हिसाब से प्लान करके अगर हम देंगे तो उसका फायदा स्वतोदुष्टि को कम करने हेतु होता है। पथ्यापथ्यम ही एकत्र भुक्तम समशनम मतम, मतलब पथ्य और अपथ्य भी अगर आपने एक साथ अच्छी तरह से समशनम मतलब सम मात्रा में अगर सेवन किया तो पेशेंट को ठीक लगता है। विषमम बहु व अल्पम व अप्य प्राप्नोति कालयो भुक्तम पूर्वान्न शेषेतु, पहले पचा हुआ अन्न, अपाचित अन्न होने के बाद भी अगर पेशेंट खाना खाता है, पुनरअध्यशनम मतम त्रिण्यप्येत्यानि मृत्यु वा घोरान व्याधिन सुजन्ति वा, मृत्यु तक यह कंडीशन जा सकती है। पथ्य और अपथ्य, मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूं, आपको संडे को फीस्ट करना है, आपको संडे को अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट करना है, संडे को अगर आपको पेट की बहुत मजा करनी है तो कर लो, लेकिन उसके लिए मंडे टू सैटरडे आपका पेट की तैयारी करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पथ्य को फॉलो करो। हम जीने के लिए, हम खाने के लिए ही जीते हैं, अगर वही हमारी इससे निकल गया तो कुछ फायदा नहीं। पथ्य और अपथ्य एकत्र अगर हम अच्छी तरीके से खाते हैं तो ही उसे समोशन कहते हैं, अगर मात्रा में चेंज हो गई तो उसे विषमाशन कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए जब हम पेशेंट को किसी भी चीज को एडवाइस करते हैं, पेशेंट को हम बोलते हैं जब आप मुद्गर लो तो मुद्गर क्या है, वो शरीर में जाके क्या करेगा, यह इंपॉर्टेंट होता है, और इसके बाद ही हम उसके पथ्य की डिजाइनिंग कर सकते हैं। न चैव युक्ते द्रव्ये गुरु लाघवम अकारणम मन्येत लघुनि ही द्रव्याणि वायवाग्नि गुण बहुलानि भवन्ति, जो कि लघुन्यग्नि संदूक्षण, अग्नि का संदूक्षण करेगी, अग्नि का वर्धन करेगी, स्वभावन्य अल्प दोषाणी भवन्ति, यह दोषों को अल्प मात्रा में उत्पन्न करेंगी। टू दैट एक्सटेंड दूसरे जो द्रव्य होते हैं वो पृथ्वी, सोम, गुण बहुलाणी, वह जाकर अपने गुणों से अतिश्चाति मात्रम दोषवंती सौहित्यम, ये अगर सौहित्य बार बार आप करते हैं तो इस गुरु आहार के कारण आपके पचन संस्थान में बिगाड़ जरूर होगा। तो यह स्वभावतः लघु और स्वभावतः गुरु, यह चीजों का सेवन मात्रावत अगर हम करेंगे, मतलब गुरु संतर्पण और लघु अपतर्पण, अगर आप स्थौल्य की चिकित्सा पद्धत आप देखें तो उसमें रस निमित्तमेव स्थौल्यम कार्शम च ऐसे कहा गया है, और उस रस की प्राकृत निर्मिति के लिए यह लघु संतर्पण और गुरु अपतर्पण ही कहा गया है। लघु संतर्पण यानी लघु द्रव्यों का संतर्पण जन्य, मतलब लघु द्रव्यों का वापर ज्यादा करके, मात्रावत ज्यादा करके उसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे, और गुरु अपतर्पण यानी गुरु पदार्थ खाने के बाद भी अपतर्पण करने की जो शास्त्र में सिद्धांत कहा गया है वह यह है, और यह आपके पथ्यापथ्य से ही निगडित है। तो क्या है पथ्य कल्पना? 5 लेक्चर में आपने सुना ही होगा, एक रिवीजन करके, पथ्यम पथनोपेतम यद्यच्च युक्तम मनस प्रिय, जो मन को अच्छी चीजें जो लगती है वह पथ्य है, लेकिन मात्रावत अगर यह चीजें खाई जाए तो वह पथ्य है। एवं एव च भोज्येन, बेल संहिता में एकदम अच्छा श्लोक आया है, एवं एव च भोज्येन पथ्येन आप्यायते नरः इयते च अपथ्येन प्रदुष्टे मारुताभिः
स्वस्थस्यानेन वर्धन्ते धातवः शोणितादयः व्याधिस्तस्यापि दोषाय भोज्यम परिणमतः। पथ्य का विशिष्ट सेवन से ही शोणितादय मतलब शोणित जैसे सभी धातुओं की दृष्टि कम हो सकती है। निरंतर सेवनीय आहार में षष्टिकान, शाली मुद्गांश, सैंधव आमल के यवान, अंतरिक्षम पय सर्पी, जांगलम मधुचाभ्यसित, यही 8 चीजों का अच्छी तरीके से सेवन अगर आप करेंगे तो अन्नव स्रोतस दृष्टि नहीं होगी। हम स्पेसिफिक डिसीज के ओर चलते हैं, जिन डिसीजेस में पथ्य और अपथ्य बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है। मैं वर्ग के रूप में एक 6 या 7 डिसीजेस आपको अभी बताऊंगा, जिसमें यह स्पेसिफिक पथ्य और अपथ्यों का ज्ञान अगर आपने पेशेंट को दिया तो अच्छा फायदा हो सकता है। शुकधान्य, शमीधान्य, मांस, शाक, फल, हरित, मध्य, जल, गोरस, इक्षु, कृतान्न और आहार योनि, यह 13 वर्ग कहे गए हैं, जिसके अंडर यह क्लासिफिकेशन आपके सामने रखा है। अतिसार में स्पेसिफिकली शुष्क धान्यों में पुराणशाली चावल का सेवन जरूर कहा गया है। देखिए अपत्यों में गोधूम हम कितने पेशेंट्स को गोधूम यह पथ्य करके देते हैं। मैं स्पेसिफिकली अर्शा के बहुत सारे पेशेंट्स को गोधूम खाने के लिए उनके लिए हितकर हो सकता है, लेकिन अतिसार के कंडीशन में अगर आप गोधूम देंगे तो उसके लिए वह गुरु हो सकता है। माश, यह स्वभावतः गुरु होने के कारण कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसी प्रकार अतिसार में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई द्रव्य है तो है शमीधान्य में मसूर। मैं हमेशा जैसे मराठी में वरण तैयार करते हैं, दाल तैयार करते हैं, अगर मसूर की दाल अतिसार के पेशेंट्स में आपने दिन भर में 3 या 4 बार उसमें सैंधव नमक और थोड़ी सी सौंठ डालकर पिलाना चालू किया तो तुरंत अतिसार के वेग आना बंद हो जाता है। मैं कभी कभी पहले 2 दिन पेशेंट्स को बिल्कुल भी दवाई नहीं देता और उसको सिर्फ मसूर की दाल पे रखता हूं, ऐसे संस्कारित मसूर दाल के ऊपर रखता हूं और दोषों को निकलने के बाद यह अतिसार धीमे धीमे कम हो जाता है। तुअर की दाल कम मात्रा में यूज करें, लेकिन मसूर की दाल का बहुत ज्यादा महत्व है। शुद्र मासे यानी शुद्र मछलियां, कपिंजल, ऐसे कुछ चीजें भी आप इसमें अतिसार को रोकने के लिए दे सकते हैं। फलों में नवरंभा फल, अगर आपको पता नहीं है तो रंभा फल यानी केला और नया केला जो होता है मतलब जो अभी पका नहीं है, वो अतिसार के केसेस में यूज हम कर सकते हैं। हमेशा हमको ऐसा लगता है कि केले देने से और अतिसार होगा, लेकिन नवरंभा फल अगर आप यूज करेंगे, उसमें एक छोटा सा लवंग का दाना चिपका के रख के बाद में उसको थोड़ा सा ये करने के बाद अगर खाने देंगे तो अतिसार के वेगों को कम होने में आपको मदद मिलेगी। जम्बू फल, कपित्थ, बिल्व, दाड़िम, बिल्व और दाड़िम तो व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य की रूप से बहुत सारे यूशो के रूप में हम दे सकते हैं अतिसार के रोगों में। अतिसार के रोगों में बल कम होने पर दाढ़ी अवलेह जैसे भी चीजें, अवलेह जड़ होता है पचने के लिए, लेकिन कम मात्रा में अगर आप देंगे तो अतिसार के रोगों में अच्छा फायदा होते हुए आपको दिखेगा। उसी प्रकार आम्र, पुग, कुष्मांड, तुम्बी, कुष्मांड यह फल बहुत सारे चीजों में पथ्यकर कहा गया है, लेकिन कुष्मांड पचने में गुरु होता है, इसलिए अतिसार के रोगों में वह नहीं चलता। बदर, द्राक्षा, धात्री, अम्लवेतस, इनका सेवन कम करना चाहिए। हरित वर्ग में आर्द्रक है, शुंठी है, दीपन पाचन, जो चीजें हरित वर्ग में है वह सभी चीजें अतिसार में सिद्ध जलों के रूप में देंगे तो अच्छा फायदा होता है। गो, छाग, दुग्ध, दधी, तक्र, घृत, नवनीत, इन सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सिर्फ मस्तु और क्षीर यानी दुग्ध का स्पेसिफिक नियोजन अगर आप करेंगे, स्पेसिफिकली रात को दुग्ध अतिसार में नहीं देना चाहिए, सुबह के वक्त अगर आप सिद्ध दुग्ध देंगे तो फायदा होता है। स्पेसिफिकली मुस्ता सिद्ध दुग्ध देंगे तो अच्छा फायदा होते हुए दिखता है। मधु यूज कर सकते हैं, पेया या लाजमंड, यह भी अतिसार में पथ्य कहा गया है। सिर्फ जो चीजें गुरु है, जो चीजें स्निग्ध है और जो चीजें सर है, इन सभी गुणों से युक्त, गुरु स्निग्ध सर गुणों से युक्त अपथ्य कर आहार आपको नहीं देना है। ग्रहणी, मुहुर्बद्धम, मुहुर्श्रवम, जो मुहुर्द्रवम, मुहुर्बद्धम, ऐसा जो ग्रहणी के लक्षण के स्टार्टिंग के श्लोक में आप देखेंगे, स्पेसिफिक कंडीशन लेके ही पेशेंट आपके पास आता है।
स्पेसिफिकली कफज या स्पेसिफिकली वातज ग्रहणी होगा तो इन दोनों का पथ्यों का क्रम थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। षष्टिकशाली, मुद्ग, आड़की, यह सभी चीजें ग्रहणी के रोगों में अच्छा काम करती है। शूद्र मत्स्य, तित्तिर, मांस ग्रहणी में इंडिकेटेड है, ऐसा कहा गया है। सिर्फ तित्तिर को अगर पाया सूप के रूप में अगर वातज ग्रहणी के रोगों में हम इस्तेमाल करेंगे कम मात्रा में संस्कारित करके, शूल्य करके, तो कभी कभी रोगों के बल को रोकने के लिए और उसका जो धातु क्षय हुआ है उस धातु क्षय को भरने के लिए हम कई बार पेशेंट्स को ये अपुनर्भव चिकित्सा के रूप में या बल्य के रूप में हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। फलों में स्पेसिफिकली ग्राही द्रव्य जो होते हैं, बिल्व है, कपित्त है, रंभाफल है, दाड़िम है, श्रृंगाटक है, ये सभी चीजें हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पुग, रसोन और एरवारूप, एरवारूप यानी ककड़ी का ज्यादा इस्तेमाल ग्रहणी के पेशेंट्स में ना करें, उसमें लाभ नहीं होगा। हरित वर्गों में अजवाइन है, चांगेरी है, यह आप यूज कर सकते हैं। सूरा हम तो नहीं देते, लेकिन कोई कोई स्पेसिफिक कंडीशंस में आप यूज कर सकते हैं। गोरस वर्ग में छागपय, यह एक व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य के रूप में जैसे राजयक्ष्मा में भी हम यूज करते हैं अजदुग्ध, वैसे ही छागपय हम ग्रहणी के पेशेंट्स में बहुत बार दे सकते हैं। दधी अगर अच्छी मात्रा में, दही हमेशा हम बोलते हैं कि यह अभिसंध बढ़ाएगा, लेकिन कुछ वातज ग्रहणी के पेशेंट्स में अगर हम दधी को खड़ी शक्कर के साथ मिलाकर देंगे, नवनीत को खड़ी शक्कर के साथ मिलाकर देंगे तो ग्रहणी के रोगों में भी अच्छा फायदा होते हुए दिखा है। निस्सार गोदग्धि मतलब वही अर्ध अद्रुत स्नेह या अर्ध अनुद्रुत स्नेह यानी मक्खन अगर आप देंगे तो फायदा होता है। तक्र का तो रोल अनिवार्य है। तक्र को सिद्ध करके मैंने बहुत सारे ग्रहणी के पेशेंट्स में बस्ती के रूप में भी इस्तेमाल किया है, जिससे भी बहुत अच्छा फायदा ग्रहणी प्रवाहिका जैसे रोगों में मुझे दिखाई दिया है। तक्र को शुंठी, तक्र को मरीच, तक्र को जीरा, तक्र को अनुद्रुत, तक्र को पतला करके, तक्र को सैंधव नमक के साथ, तक्र को थोड़ी खड़ी शक्कर डाल के, इन सभी चीजों का प्रयोग अलग अलग रूप में ग्रहणी के रोगों में कर सकते हैं, जिसको बहुत ज्यादा फायदा। तक्र के प्रयोग अगर ग्रहणी चिकित्सा में आप देखेंगे तो 5 द्रव्यों के साथ दिया गया है, वो जरूर देखिए। उसका अगर तरतम भाव से आप अच्छी तरह से यूज करेंगे तो फायदा होता है। मधु, लाजमंड, दाड़िम युक्त लाजमंड अगर आप देंगे तो भी अच्छा फायदा होते हुए देखा है। ग्रह पदार्थों में पिच्छिल, लास्ट में देखिए, पिच्छिल, कठोर, गुरु, आमकृत, यह पदार्थ ग्रहणी में नहीं देने हैं। स्वभावतः जो पिच्छिल है, कठोर है, गुरु है और आम जनन है, उनके इन पदार्थों को इस्तेमाल नहीं करना है। स्पेसिफिकली लघु, स्निग्ध, इन पदार्थों का सेवन ग्रहणी के पेशेंट्स में करना है। अतिसार के पेशेंट्स में जैसे मैंने कहा था, स्निग्ध, सर, इन द्रव्यों से युक्त जो द्रव्य होते हैं वो अपत्यकर होते हैं। अपोजिट द्रव्य अगर देंगे तो अच्छा फायदा होते हुए दिखता है। अर्श के बहुत सारे अन्न व स्रोतस का यह एक मेजर व्याधि है जो आज जनसामान्य में बढ़ता हुआ दिखता है। गोधूम, जैसे मैंने बोला कि मैंने अर्शों में गोधूम का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से होता है। रक्तशाली, चावल बनाने की विधि भी अगर आप चेंज करेंगे, जैसे हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं चावल के, उसको धो देते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, कुकर में सीटी लगाते हैं और चावल तैयार हो जाता है। यह स्टीमिंग प्रोसेस करने से अच्छा अगर यही चावल आप पहले 2 चम्मच घी डालकर चावल को अगर आप सेकते हो, थोड़ा सा लाल होने के बाद उसको उतारकर उसमें पानी डालकर पकाया हुआ चावल या राइस डायबिटिक पर्सन्स में भी आप दे सकते हैं। अन्न व स्रोतोदुष्टि जन्य कफज विकारों में स्पेसिफिकली ऐसे संस्कारित चावल का खाना, रक्तशाली से युक्त बनी खिचड़ी का प्रयोग करना अर्श जैसे विकारों में बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। कुल्थी भी अर्श में, कुल्थी यह अति मात्रा में खाने से पित्तकारक है, लेकिन कुलत्थयुष अगर स्पेसिफिक मात्रा में हम कफज अर्श में देंगे तो फायदा होते हुए हमको दिखा है। गुगा मांस है, पुनर्नवा, सुरण, सुरण तो
सूरन की सब्जी या सूरन के जो हम स्लाइस निकाल के अगर उसको हम पका के या स्टीम करके पेशेंट को देते हैं तो फायदा होते हुए दिखता है। पटोल यानी परवल की सब्जी, अर्श या कोई भी अन्न व स्रोतस विकार में फल सब्जी यानी दूधी, परवल, तिंडली, भिंडी, गोभी, फरसबी, यह पदार्थ अगर हम यूज करेंगे तो अच्छा फायदा होते हुए दिखा है। दूधी जैसे बहुत सारे पदार्थों में अगर हम उसकी शाक बनाकर अच्छी तरह देंगे तो अर्श में फायदा होते हुए दिखता है। अमलकी का प्रयोग, कपित्थ का प्रयोग, यह भी बहुत ज्यादा लाभदायक अर्श के पेशेंट्स में होता है। सिर्फ पक्वाम, बिल्व भी काम करता है लेकिन अति मात्रा में अर्श के रोगों में नहीं देना है। तुम्बी, कमलकंद, यह अवॉइड करना है। मत्स्य माश निष्पाव, यह और पिष्टक पदार्थों का सेवन भी हमें टालना है। कांजी, यह बहुत अच्छा पदार्थ है जो कि पानी का धोवन या कंडुलोदक का भी अर्श में अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अजादुग्ध और तक्र जैसे ग्रहणी में यूज होता है वैसे ही अर्श के कुछ विकारों में संस्कारित करके हम दे सकते हैं। अगर गुणों का विचार करें तो गुरु और विष्टम भी आहार जन्य जो द्रव्य होते हैं वह अर्श में अपत्यकारक है। उसके अपोजिट लघु और सर, यह जो पाचक या भेदक, यह जो द्रव्य होते हैं वह अर्श में जरूर लाभदायक होते हैं। अन्न स्रोतस का यह भी एक स्पेसिफिक व्याधि है जो ना कि सिर्फ लहान बच्चों में या छोटे बच्चों में दिखता है लेकिन बड़ों में भी कृमियों की शिकायत बहुत सारे लोगों को होती है या सूक्ष्म कृमियों के कारण भी बहुत सारे एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स की उत्पत्ति भी होती है। और इसमें जो हम बोलते हैं अमीबिक कोलाइटिस जैसे केसेस में भी या नॉर्मल कोलाइटिस के केसेस में भी आप कृमियों का विचार जरूर कर सकते हैं। शुक्रधान्य में रक्तशाली जैसे है वो पथ्य ही है। शाकों में पटेल, वैत्राग्र, रसोन, सरशब, करेला, इसका भी इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। नवीन मोच, तिक्त द्रव्य, ये सभी शाक आप इसमें यूज कर सकते हैं। सिर्फ पत्र शाक जो है जैसे गवार की सब्जी है, बैंगन है, ये सब चीजें इसमें टालनी है। मांस, मांस और पत्र शाक टालना है। सूरा, सवीर, शुक्त, तुषोदक, औष्ट्रमूत्र, घृत, दुग्ध, इनका प्रयोग आप कृमियों में जरूर कर सकते हैं। मधु का प्रयोग भी कर सकते हैं। तिक्त, कटु, कफनाशक कृतान्न वर्गों में से आप सिलेक्ट करके पेशेंट्स को यह इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। विडंग युक्त जल, सिद्ध संस्कारित जल के रूप में आप पथ्य पेशेंट को दे सकते हैं। ऐसे ही विडंग सिद्ध घृत भी पेशेंट को अपान काल में अगर आप देंगे सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे, अगर जैसे हम बस्ती आमयन तक घृत देते हैं ओपिड नस्य ओपिड स्नेह के जैसे, वैसे ही कृमियों में भी मैंने ये दे के देखा है, उसमें अच्छा फायदा होते हुए आपको दिखा है, हमें मिलता है। पलाश बीज चूर्ण को भी अगर घृत संस्कारित करके देंगे तो भी कृमियों में बहुत अच्छा फायदा होते हुए हमें दिखा है। द्रवो, पिष्ट और विरुद्ध, यह गुणों से युक्त अर्श में अपथ्यकर है, बाकी सब पथ्य माने जाते हैं। अरोचक, डॉक्टर मुझे खाने की इच्छा नहीं होती, मेरे मुंह में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं रहती, मैं खाना देखता हूँ फिर भी मुझे खाने की इच्छा नहीं होती। पंच पकवानों का प्लेट अगर मेरे सामने भी आ जाए तो भी मेरे मुंह से बिल्कुल नाक नहीं टपकती, मुझे बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे अरोचक के बहुत पेशेंट हमें मिलते हैं जिसमें पथ्य के रूप में गोधूम, रक्तशाली, शालीषष्टिक, यह चावल खाने को देने से रुचि बढ़ती है। मुद्ग, मुद्गयूष, मुद्ग सिर्फ उबालकर वह खाने से या उसमें थोड़ी सी सौंठ मिलाकर खाने से भी अच्छा फायदा होता है। पेशेंट का अरोचक कम होते हुए दिखा है। अजामांस, रोहू, क्षुद्र, मत्स्य, वैत्रास्त्र, नवीन मूलक, वार्ताकु, शिग्रु, पटोल, कदली, सुरण, यह सभी रुचिकारक है, यह रुचि को बढ़ाते हैं। फलों में दाड़िम, ताड़, खरजूर, प्रियाल मतलब चारोली जो हम देते हैं, यह भी, या फिर तांबुल सेवन से भी बहुत सारे केसेस में रुचि उत्पन्न होती हुई दिखती है। स्पेसिफिकली खजूर, आम्र, काला मुनक्का, यह सभी चीजें रुचि को उत्पन्न करते हैं, अरोचक को कम करते हैं। पक्व कपित्त, तरबूज, बदर, पित्त, हरित की, यह इनका भी इस्तेमाल अगर अच्छे से आप करेंगे तो अच्छा फायदा होते हुए दिखता है। हरित वर्गों में रसोन और आर्द्रक तो पाचन दीपन रुचिकारक है ही,
इनका अलग अलग माध्यमों से मैं आगे एक आर्द्रक पाक लूंगा जो भी रुचि को उत्पन्न करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, वह इसमें इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कांजी, गोघृत, गोपय, दधि, तक्र, इन सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यवानी, अजवायन, मरीच, हिंगू, यह सब सुगंधी द्रव्यों का, इन सभी स्पाइसेस का अच्छी मात्रा में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा। इन सभी चीजों का अगर आप गंडूश देंगे तो भी अच्छा फायदा होते हुए पेशेंट को दिखता है। दुर्गंधि युक्त और अरुद्ध अन्न का सेवन नहीं, यानी विभत्स युक्त, जो दिखने में अच्छा नहीं, दुर्गंधी है, तेल फूड है, आउटसाइड फूड है, इसको अवॉइड करना चाहिए। और रोचक में बाकी जो पथ्य बताए गए हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो फायदा अच्छा होता है। अम्ल पित्त, बहुत सारे पेशेंट्स को सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, मुंह में पित्त आता है, उल्टियां होती है, नौशिया होता है, उल्टी करने के बाद पेशेंट को अच्छा लगता है। ऐसे ऊर्ध्व आमाशय का यह अम्ल पित्त व्याधि है जो कि ऊर्ध्व या अधः ऐसे होता है। कभी कभी अधः होने के कारण गुदा में जलन, दाह, पाक, यह चीजों को भी उत्पन्न करता है। इस स्पेसिफिक डिसीज में जैसे मैंने पहले कहा कि सुबह उठने के बाद ऊषक पान 6 या 6:30 के बाद नहीं करना चाहिए, सुबह खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, रात को सोने के टाइम भी बहुत पानी पी के तुरंत सोना अवॉइड करना चाहिए। इसी विकार में पुराण रक्तिशाली, यव, गोधूम, इनका सेवन ज्यादा करो। मुद्ग और मुद्ग यूज का सेवन करने से पित्त कम हो जाता है। स्पेसिफिक फलों में काले मुनक्के का मैं दिन में 20 या 25 काले मुनक्के खाने को पेशेंट को बोलता हूं, उससे फायदा होता है। इतना ही नहीं, रात को 1 कप पानी में 20 से 25 काले मुनक्के भिगो के रखिए, सुबह उठने के बाद यह इसका घोल निकालिए, इसको थोड़ा गर्म कीजिए, इसमें थोड़ा सा सेंधव नमक और 1 चम्मच गाय का घी अगर डाल के देंगे तो अम्ल पित्त भी कम होता है, पेशेंट की मलबद्धता भी दूर होती है। ये काले मुनक्के का शरबत या काले मुनक्के का घोल पित्त को कम करने में बहुत अच्छा लाभदायक फायदा होता है। मराठी में मोरावड़ा करके एक मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, वो भी अगर आप स्पेसिफिक पित्त के काल में जैसे सुबह 11 बजे और रात को 6 बजे के आसपास अगर आप पेशेंट को देंगे, खाने को बोलेंगे तो अच्छा फायदा होते हुए दिखता है। इसी प्रकार गुलाब के कलियों से बना हुआ, पेटल से बना हुआ गुलकंद भी अम्ल पित्त में एक आहार्य द्रव्य के रूप में, औषधि रूप में ही काम करता है, जिसका अच्छा फायदा होते हुए दिखा है। मैं स्पेसिफिकली पित्त काल में गुलकंद और मोरावड़ा यूज करता हूं, जिससे फायदा होता है। जंगल मौसरस, कर्कोटक, कारवेल्लक, पटोल, वेताग्र, पक्व कुष्मांड, यह सभी चीजें आप यूज कर सकते हैं। फलों में रंभा, कपित्त, दाड़िम, धात्री, अमल की का चूर्ण आप बहुत बार पेशेंट को दे सकते हैं। यही आंवला अगर सिद्ध करके या मुरब्बे के रूप में अगर शक्कर की चाशनी में बना के आप देते हैं तो पित्त कम करने में मदद होती है। तप्त शीतानी जलानी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि तपाया हुआ जल नॉर्मली ठंडा करके, फ्रिज में रखकर नहीं, अगर आप अटा कर देते हैं, जो हम सिद्ध जल कहते हैं, अटा कर देते हैं तो पित्त कम होने में, अम्ल पित्त कम होने में बहुत मदद मिलती है। यह पथ्य के रूप में आप जरूर दीजिए, उसका फायदा जरूर होता है। शर्करा है, मधु है, खड़ी शक्कर, यह भी पित्त को कम करने वाली है। बहुत ज्यादा खट्टी डकारे, बहुत ज्यादा सीने में जलन हो तो जो खड़ी शक्कर होती है उसको दांत के नीचे चबा के अगर आप रखेंगे तो पित्त कम करने में मदद होती है। यवसक्तु, तिक्त, कफ पित्त शामक पेय, अन्न, कृतान्न वर्ग में आप दे सकते हैं। अगर आप सारणी देखोगे तो गुरु, लवण, अम्ल, कटु, रसयुक्त अभाव युक्त आहार को आपको टालना है, दधि को टालना है, धान्याम्ल मध्य डालना है, माश कुलत्थ को भी अपथ्य के रूप में नहीं देना है और बाकी पथ्यों का यूज करेंगे तो अम्ल पित्त में अच्छा फायदा होगा।
अन्नवा स्रोतस का यह एक ड्रेडेड डिसीज है उधर, जो कि बहुत सारे लीवर के कंडीशंस में, बहुत सारे कैंसर के कंडीशंस में अपने को देखने को मिलती है। इसमें स्पेसिफिकली हम पेशेंट को एडमिट करने के बाद सिर्फ दुग्धाहार पे रखते हैं। ऐसे ही नहीं, दूध में अगर आप 2 या 4 या 5 मिली अगर आप शहद मिला के देते हो तो उधर के केसेस में बहुत ज्यादा फायदा होते हुए हमको दिखता है। हम पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगने पे सिर्फ लाया, मतलब जो चावल रहता है उसको सुखाकर जो फ्लेक्स बनते हैं जो बाजार में मिलते हैं, जिसको लाया ऐसे करते हैं कहते हैं, वो अगर खाने को देंगे तो वो सबसे हल्का प्रोडक्ट उधर के लिए होता है। दुग्ध पे पेशेंट को रखने के बाद ऐसे शहद मिला के देने से बहुत फायदा हमें होते हुए दिखता है। गोमूत्र का भी प्रयोग बहुत जन करते हैं। सिर्फ पित्तजन्य विकार अगर होगा या पित्त प्रकृति होगी तो उसमें यह टालना चाहिए। शुक्र में पुराण रक्तशाली, यव, मुद्ग, कुलत्थ, जांगल मौस, पुनर्नवा, परवल, करेला ऐसे कुछ शाक है। हरित की शिग्रु फल जैसे फल है। रसोन, अर्द्रक, सुरा, कक्र, अजागो, उष्ण, माहिष, दुग्ध, मूत्र, इन सभी का प्रयोग, माक्षिक जैसे मैंने अभी आपको बताया उसका प्रयोग आप दूध के साथ करेंगे तो फायदा होता है। ऐसे ही इसमें दुष्ट जल, शिंबी धान्य वर्ज करने चाहिए। विष्टम्बी, उष्ण, लवण, तिल, यह सभी गुणों से युक्त द्रव्यों का परहेज करना चाहिए। ये फर्स्ट लेक्चर में या पहले के भी 5 लेक्चर में आपने देखा होगा कि पेया, मंड, विलेपी, कृषरा, आयुष, मांसरस, ये जो संसर्जन क्रम में कहे गए द्रव्य है, संसर्जन क्रम में तैयार किए हुई आहार विचारणाएं है, इन सभी का फायदा हमारे अन्न व स्रोतस में होता है। उसके प्रिपरेशन के जल की जो मात्रा है वो आपको शास्त्र में मिलती है। पेया, मंड, विलेपी, कृषरा ये सभी स्वेदग्नि जननी, लघु, दीपन, बस्ती शोधन, प्राण धारण, पित्तनाशन, शुक्रल, बल्य, गुरु, पित्त कफप्रद, प्रीणन, वात, पित्त, श्रमहर, स्मृत्योज, स्वरहीनानाम, ज्वर, क्षीण, क्षतो, रसाम, कुशानाम, अप्यायन, बलवर्धन, यह सभी चीजें पथ्य के रूप में आप वेरियस अन्न व स्रोतस की विकारों में यूज कर सकते हैं। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाता, ये बहुत पहले हो चुका होगा। क्षीर कल्पना यह एक इंपॉर्टेंट कल्पना है जो अन्न व स्रोतस में हम यूज कर सकते हैं। अगर त्रिकंटकादि अगर आप क्षीर कल्पना देखें, क्षीर कल्पना मतलब क्या, क्षीर को अष्टगुण भाग में लेना है द्रव्य के और नीर को चतुर्गुण भाग में लेना है और उसको हटाकर जब सिर्फ दुग्ध रह जाता है तो ऐसे दुग्ध का सेवन अगर आप करोगे तो शूलम आमोद भवम जय, आम का नाश या आम नाशक के रूप में यह सिद्ध जल बहुत सारे विकारों में हम यूज कर सकते हैं। पंचमूली क्षीर है, नागर आदि क्षीर है, भल्लातक क्षीर है, एरंड मूलादि क्षीर है, जो परिकर्तिका, कफ, ज्वर, इन सभी विकारों में विबंध दूर करने के लिए वर्चो, मूत्र, विबंधग्न, त्रिकंटक आदि अगर क्षीर यूज करेंगे तो अच्छा फायदा हमें होते हुए दिखा है। पेशेंट को आप ये घर पे बनाने के लिए बोल सकते हैं। यह पथ्य बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मधुर, स्निग्ध, शीत, प्रीणन, भ्रुवण, बल्य, मेद्य, जीवनीय, दीपनीय, यह सभी द्रव्यों, यह सभी गुणों से यह क्षीर संपन्न होता है। सर्व प्राणभूतानाम सात्म्यम, शमनम, शोधनम तथा और अजन्म सात्म्य होने के कारण दुग्ध का ऐसा प्रयोग अगर आप करेंगे तो इट विल बी वेरी सुटेबल फॉर ऑल पेशेंट टाइप्स। बेटर पैलेटेबिलिटी, तीक्ष्ण उष्ण गुण ऑफ ड्रग्स like pipli and lashun are very much reduced, which can be excellently used in the diseases of Annava Srotas. Ability to administer large doses of desired drug is also possible rather than eating, and which will gradually increase the solubility of various औषधि द्रव्यास। अब ये कुछ रेसिपीज है जो मैं पेशेंट को हमेशा अन्न व स्रोतस से रिलेटेड विकारों में देने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत सिंपल रेसिपीज है जो आप पेशेंट को दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दी औषधि द्रव्य जो हम यूज करते हैं, उसके अलावा भी अगर आप, जैसे पेशेंट बोलेगा डॉक्टर मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, मैं अब क्या पीऊं, मुझे चटनी खाने की आदत है तो मैं अब क्या खाऊं, मुझे पापड़ खाने की आदत है, मुझे जैम खाने की आदत है, आप मुझे उसका सब्स्टिट्यूट दो। तो ये सब्स्टिट्यूट आयुर्वेद में है। ये अगर विचारणाएं मतलब अलग तरीके से तैयार की हुई पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ अगर आप पेशेंट को देंगे तो पेशेंट भी खुश होगा। एट द सेम टाइम आप
यह प्रयोग करने से वह व्याधि को भी जय कर सकते हैं। यह एक सिंपल प्रोसीजर है। पहला जो प्रोडक्ट है वो है आयुर्वेदिक पेय। ये मेरी माँ बहुत बार बनाती है। नारियल का जूस आपको निकालना है, उसका जो पानी निकलता है, उसका जो जूस निकलता है, उसका जो दूध निकलता है, उसको मतलब आप 2 या 3 नारियल लो, उसका पूरा जूस निकालो। उसमें बीट, तुलसी, नागवेली पत्र, सौंफ, नींबू, अदरक, सेंधव, यह सम मात्रा में आपको मिक्सर में पीस कर लेना है। यह पिसा हुआ जो प्रोडक्ट बनेगा, यह उस नारियल के दूध में डालकर 10 या 15 मिनट तक आपको 10 या 15 मिनट में आपको डालकर उसको उबालना है। यह उबालकर वापिस उसको ठंडा करना है। उसमें वापिस एंड में उसको थोड़ा सा सेंधव नमक डाल के यह छान कर पेशेंट को पेय के रूप में या एक शरबत के रूप में आप दे सकते हैं, जिसमें ऊपर से थोड़ा सा नींबू निचोड़े, थोड़ा सेंधव डाले। पेशेंट के लिए यह पित्त शामक, पाचक, मल निस्सारक, अवमाननाशक, पीड़न और दाह शामक के रूप में अच्छी तरीके से काम कर सकता है। 15 से 20 दिन तक यह पेय अच्छी तरह तरीके से आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और इसका लाभ पेशेंट को जरूर होता है। मूंग का घावन, सीटी मूंग दाल आजकल जो मिलती है, जो उसके छिलके के साथ आती है, उसको आप 100 ग्राम लो। स्पेसिफिक अग्निमांद्य के केसेस में, संशोधन हुए हुए अन्न व स्रोत दृष्टि के केसेस में, बहुत सारे अम्ल पित्त के पेशेंट्स में मैं ये डोसे के रूप में पेशेंट को देने की कोशिश करता हूँ। 100 ग्राम छिलती मूंग लेना है, उसको छानना है, उसमें उसको पानी में साधारण 10 या 15 मिनट तक भिगो के रखना है। बाद में उसको छान कर उसमें लहसुन, अदरक, जीरा, सौंठ, सेंधव, ये सभी जो चीजें हैं वो उसमें थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। उसको तवे पे डाल के उसका एक नॉर्मल डोसा आप बना सकते हैं। यह डोसा पचने में बहुत ज्यादा हल्का होता है, पौष्टिक होता है, बलकारक होता है, रुचि तृप्ति को उत्पन्न करता है और बहुत अनव स्रोतस के विकारों में जरूर पथ्य के रूप में आप इसको दे सकते हैं। मुद्गयूष, ये बहुत बार आपने सुना भी होगा, हम प्रयोग में भी लाते हैं। हम तो हमारे हॉस्पिटल में चाय बिल्कुल नहीं देते पेशेंट्स को, सिर्फ मुद्गयूष सुबह और शाम देते हैं, जिसका अच्छा रिजल्ट लंघन हेतु करने के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है। मुद्गयूष जैसे आप सबको पता है, 16 गुना पानी में आपको ये जूस बनाना है। हरी मूंग को 1 कप लेके इसमें शुंठी, पिंपली, मिरी, अजवाइन, सेंधव, इन सभी का प्रयोग अच्छी तरीके से करके उसको उबाल कर आपको ये मिक्सचर तैयार करना है। ये अगर गाढ़ा बने तो और भी अच्छा। यह पाचक, पथ्यकारक, मूत्रकृच्छ नाशक, इसके जो रोगा दिखा रहे हैं वो मूत्रकृच्छ नाशक है, लेकिन अन्न व स्रोत दृष्टि में भी आप ये पाचक के और दीपक के रूप में जरूर दे सकते हैं। यह इंस्टेंट बलकारक है। इंस्टेंट फूड के नाम से आप इसको जरूर दे सकते हैं। फलयूष, एक स्पेसिफिक यूज है जो आप जीर्ण अतिसार के बहुत सारे केसेस में दे सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यूज बहुत प्रकार के, आई थिंक मेरी नॉलेज के हिसाब से कुछ 56 प्रकार के यूज शास्त्रों में कहे गए हैं, जो अलग अलग टाइप से आप यूज कर सकते हैं। तो पित्त, बिल्व, बदर, दाड़िम, इन द्रव्यों से सिद्ध जैसे मुद्गा यूज बनाते हैं, वैसे ही अगर यूज बनाया जाए और जीर्ण अतिसार के पेशेंट्स को दिया जाए, तो जीर्ण अतिसार के बहुत सारे पेशेंट्स में यह वेग कम करने में मदद करता है, दोषों को सुधारने में मदद करता है। और इतना ही नहीं, जीर्ण अतिसार के केसेस में भूख बढ़ाने में भी यह फलयूष अच्छी तरीके से काम करता है। आंवले की चटनी आप पेशेंट को अब पेशेंट के डिश में चावल के साथ या रोटी के साथ खाने को दे सकते हैं, जिसमें आंवला, गुड़, सेंधव, मेथी, जीरा, हींग, हल्दी, मोहरी, यह सब आप अच्छी तरीके से उसमें बन सकते हैं। इसमें आंवले को लेना है,
4-5 आंवले लेके उसको उबालिए, उसमें से उसका बीज निकाल दीजिए, उसको मिक्सर में लगा के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको थोड़ा सा स्मैश कर दीजिए। जिसके बाद आपको एक पैन में एक थोड़ा सा घी लेना है या थोड़ा सा ऑयल डालिए, जिसमें यह आंवला जो इन चीजों के साथ मिक्स्ड है उसमें डालकर यह मेथी वगैरह ऊपर से डालना, फिर गुड़ डालना उसमें, और फिर पकाकर यह चटनी आप प्रिजर्व करके दे सकते हैं, जो रुचिकारक, पाचक, तृप्तिकर और पथ्य भी होता है। बहुत सारे ट्रेन में अगर ट्रैवलिंग किया होगा या बसेस में ट्रैवलिंग किया होगा तो सुंठवड़ा करके एक मराठी प्रोडक्ट है, या शुंठी पाक जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, आर्द्रक पाक जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, वह भी आप अच्छी तरीके से अन्न व स्वतः दृष्टि जन्य विकारों में आप दे सकते हैं। जिसको पेट फूलने की बीमारी है, जिसको खाना खाने के बाद खट्टी डकारी आती है, जिसको खाना खाने के बाद बदहजमी होती है, जिसको खाना खाने के बाद उदर शूल होता है, उदर दाह होता है, इन स्पेसिफिक कंडीशंस में आप ये आर्द्रक पाक आप बनाकर जरूर दे सकते हैं। आर्द्रक पाक बनाने के लिए आर्द्रक के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको स्मैश करना चाहिए। बाद में गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें घृत डालकर उसमें आर्द्रक को पकाना चाहिए। जो पकाया हुआ अदरक है वो एक प्लेट में डालकर उसकी छोटी छोटी वड़िया बनाकर उसके ऊपर सफेद तिल अगर आप लगा के देंगे, और सिर्फ जिसमें पित्त प्रकृति के केसेस ना हो ऐसे केसेस को बाजू में रख के अगर आप इसका सम्यक इस्तेमाल करेंगे तो आर्द्रक पाक अच्छी तरीके से पाचक के रूप में जरूर अन्न व स्रोतस की व्याधियों में आप यूज कर सकते हैं। तच्च नित्यं प्रयुञ्जित स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अजातानां विकाराणां अनुत्पत्तिकरं च यत्। नित्य प्रयुञ्जित स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अजातानां विकाराणां अनुत्पत्तिकरं च यत्, मतलब अगर आप नित्य आहार उपयोगी द्रव्यों का सेवन पथ्य और अपथ्य को मिलाकर समभाग में करेंगे तो अच्छी तरीके से अन्न व स्रोतस की ही नहीं लेकिन सभी स्रोतसों के विकारों में एक पथ्य के रूप में, एक औषध के रूप में हमें यह खाद्य पदार्थ देने से अच्छा लाभ हो सकता है। सो अन्न व स्रोतस का कोई भी व्याधि या कोई भी रोगी आपके पास आए तो अगली बार अपने पेन से पथ्य लिखते टाइम यह चीजों का जरूर इस्तेमाल कीजिए, यह गुणों का जरूर अध्ययन कीजिए, और वह खाद्य पदार्थ जरूर पेशेंट्स को दीजिए, जिससे बहुत सारे दवाई लेने का भी पेशेंट की जरूरत नहीं पड़े और आगे अपुनर्भव चिकित्सा के रूप में भी यह खाद्य पदार्थ उनके साथ दवाई के रूप में बने रहे। Thank you very much. Thank you, e-Ayurshala team, for this session, for sharing my views on Pathya and Apathya